2024 चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी सरकार का लेखा जोखा लेकर के लोगों के बीच राज्य दर राज्य जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी इस दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। आपको यहां बता दें कि बस्तर एक वक्त में नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर हालात ठीक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। 2019 चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के दीपक बैज को जीत मिली। वहीं इस बार बीजेपी ने महेश कश्यप को, कांग्रेस ने कवासी लखमा को अपना उम्मीदवार बनाया। सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, विपक्ष के इंडी गठबंधन में शामिल सपा ने बीजेपी भाजपा को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में नई रणनीति बनाई। मुलायम सिंह यादव के समय से चले आ रहे पुराने मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण से आगे निकल करके अखिलेश यादव ने इस बार सबसे कम मुस्लिम और यादव उम्मीदवार खड़े किए। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से ही जीत करके संसद पहुंचेंगे और विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा उम्मीदवार सपा ने खड़े किए। सपा ने लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा कार्ड खेला है। MY से सपा का मोह भंग क्या हो गया है, इसके साथ ही एक अहम सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी ने अति पिछड़े और अति दलित जातियों के लोगों को ज्यादा टिकट दिए। सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें से 47 पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। इसमें 4 मुस्लिम और 4 ही यादव कैंडिडेट हैं। और खास बात यह है कि सभी यादव अखिलेश के सामने परिवार से आते हैं और उनके अपने परिवार से हैं। सपा ने सामान्य वर्ग के 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 17 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस ने भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का प्रभाव समझें तो 13 लोकसभा सीटों पर इनकी जनसंख्या 30 से 50% तक है। पिछली बार 6 मुस्लिम उम्मीदवार जीते और इस बार भी विपक्ष की तरफ से अब तक 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि अकेले लड़ रही बसपा ने भी कई जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारकर सेंधमारी की रणनीति बनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अति पिछड़ों और अति दलितों को साधा। पार्टी का वोट शेयर तकरीबन 38% रहा और पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अगर लोकसभा चुनाव में भी सपा का ये दांव सफल रहा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल और बड़ी हो सकती है। वैसे सपा ने अचानक OBC कार्ड नहीं खेला है। पिछले साल से ही इस दिशा में सपा काम कर रही थी। पिछले साल जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो OBC चेहरों को काफी जगह दी गई, ब्राह्मण या ठाकुर से दूरी बनाई गई थी। लोकसभा चुनाव में सपा ने PDA का फॉर्मूला उछाला और इसके जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक बीजेपी अति पिछड़ों और अति दलितों के दम पर ही उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रही। सपा को पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन से थोड़ी बहुत टेंशन जरूर मिल सकती है। वैसे OBC वोटर की ताकत आपको ऐसे समझनी चाहिए। कैसे? CS-DS यानी लोक नीति के आंकड़े ये बताते हैं कि 30% से ज्यादा OBC वोट पाने वाली पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला है। 2019 में बीजेपी को 44% OBC के वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 34% OBC वोट मिले और यही कारण था कि 30 साल बाद केंद्र में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये जानना भी दिलचस्प है कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को 24% OBC वोट मिले। केंद्र की कई योजनाएं OBC समुदाय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। क्षेत्रीय और दूसरे दल भी OBC के इर्द गिर्द इस बार अपनी राजनीति लेकर के आए हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, बीजेपी इस बार 370 सीट जीतने के टारगेट के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट सेट किया है।
यानी लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी की तैयारी भी उसी पैमाने पर है। लिहाजा हर एक सीट के लिए बीजेपी खास तौर पर तैयारी कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी न सिर्फ जीत की तैयारी में है बल्कि जीत का पैमाना भी बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 12 पर बीजेपी 2019 में 2 गुने अंतर से जीती। इस बार इनमें से 10 पर मार्जिन पहले से भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी 2 सीटों में एक विदिशा है जहां कांग्रेस के ने पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रताप भानु 7वीं और 8वीं लोकसभा में विदिशा से सांसद रह चुकी हैं। 1991 में शिवराज और भानु पहले भी एक दूसरे से टकरा चुके हैं और इसमें शिवराज जीते। अब 33 साल बाद फिर से दोनों एक बार आमने सामने हैं। ऐसे में शिवराज के लिए जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ाना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी सीट है राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह का ये गृह क्षेत्र है। इसके साथ ही राघोगढ़ और खिलचीपुर रियासतों का इलाका ये है जो उनके पूर्वजों का राज्य क्षेत्र माना जाता है। 1984 और 1991 में दिग्विजय सिंह इस सीट से 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। अभी दिग्विजय 75 साल की उम्र में पदयात्रा कर रहे हैं और आखिरी चुनाव की दुहाई देकर के जनता के बीच में उतरे हैं। पिछली बार बीजेपी यहां 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती और इसलिए इस बार भी यहां जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सोंदिया और क्षत्रिय के दिग्विजय के पक्ष में आने की उम्मीद से मुकाबले के रोचक होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि सोंदिया समुदाय यही बड़ी तादाद में है। आदिवासी इलाकों से कांग्रेस 3 सीटों पर कड़ी चुनौती फिलहाल देती नजर आ रही है। वैसे मध्य प्रदेश में पहले 4 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद है और इसमें महाकौशल की 4 सीटें, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इसके साथ ही विंध्य की 2 सीटें सीधी और शहडोल आती है। इनमें सबसे अहम है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। ये घोषित आदिवासी सीट नहीं है, पर इसका बड़ा इलाका आदिवासी क्षेत्र से है। अटल लहर और मोदी लहर में भी बीजेपी इसे कभी जीत नहीं पाई। इस बार इसे जीतने के लिए बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है। अमरवाड़ा विधायक और छिंदवाड़ा मेयर समेत कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता भी यहीं से बीजेपी में ज्वाइन कराए गए। ऐसे में इस बार यहां बराबरी का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस के हिसाब से दूसरी सबसे अहम सीट है मंडला। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा में यहां से हार चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक ओमकार मरकाम यहां से लड़ रहे हैं। आदिवासी बहुल सीट पर गोंड आदिवासियों का प्रभाव है। इसके अलावा आदिवासियों के आरक्षित सीटों जैसे कि धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, बैतूल में बीजेपी की हवा दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी शहरी क्षेत्रों में है। रतलाम में चौथे चरण में मतदान है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया लड़ रहे हैं, जो कि प्रदेश में भीलों के सबसे बड़े नेता हैं और यहाँ की राजनीति भीलों और उसकी उपजाति मिलाला पर ही टिकी हुई है। वहीं गुना और बाकी के इलाकों में बीजेपी ने खुद को मजबूत करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर को दी गई है और पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस की कमान संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। वो उसी गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिससे पिछली बार केपी यादव से वो हारे थे। अब इस बार केपी यादव का टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने सहानुभूति के लिए यादव कार्ड ही खेला। उसने यादवेंद्र यादव को टिकट दिया है और ऐसे में सिंधिया अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए। ग्वालियर चंबल का बाकी जो क्षेत्र है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर की देखरेख में है और इनमें मुरैना में बीजेपी के शिवमंगल तोमर हैं के सामने कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सीकरवार को उतारा है। राजपूत वोट बैंक में सीकरवार परिवार का अच्छा दखल है और इससे मुकाबला रोचक है। ग्वालियर में तोमर के करीबी भारत सिंह कुशवाहा मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को यहां उतारा है जो कि ब्राह्मण चेहरा है। यह छवि में कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी में बीजेपी हारी है। अब इतना तो तय है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला इस बार कड़ा होने जा रहा है। 2019 में 58% से ज्यादा वोट हासिल करके बीजेपी ने 28 सीट फतेह कर ली। इस बार उस जीत को दोहराने के साथ साथ बीजेपी अपनी जीत का मार्जिन भी बढ़ाना चाहती है और इसके लिए तैयारी भी उसी पैमाने पर इस वक्त की जा रही है। तमाम चुनौतियों से जूझ रही आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। पार्टी ने अपने मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी कैंपेन के केंद्र में रखा। आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेन का जो स्लोगन है वो है जेल का जवाब वोट से। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। चुनावी कैंपेन लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से दिल्ली की जनता इस वक्त नाराज है,
जिसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। अब इस पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कैंपेन लॉन्च किया गया और इस दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस चुनावी अभियान पर निशाना साधा है। वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं या पानी आता तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं या जो मंत्री रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन खाई है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं या पानी आता तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं या जो मंत्री रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन खाई है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब भी अपना वोट देने के लिए जाइए तो अपने घर के बिजली के बिल को देखकर जाइए, बच्चे का चेहरा जिसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल जी ने किया उसको देख के जाइए, घर के बुजुर्गों को देख के जाइए जिनके लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम हुआ, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, उन सब का चेहरा देखकर जाइए जिनको मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको याद करेंगे तो केजरीवाल जी को याद करेंगे और केजरीवाल जी को किस तरह से तानाशाही के कारण झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखा गया है, इसको याद करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। ये अभियान घर घर तक पहुंचाएगा हमारा कार्यकर्ता। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारी तेज होती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा सीट पर कांग्रेस को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के पोस्टर पर गलती से बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर छप गई, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उसे छुपाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और ये सब हुआ मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट में। मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनोरा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह के पक्ष में होने वाली चुनावी सभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संबोधन से पहले बैनर लगाया गया, लेकिन उस पर मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते सहित सभी कांग्रेस नेता की तस्वीरें थी। बाद में मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी नेता की फोटो को आनन फानन में बदल दिया गया और उसकी जगह कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह की फोटो लगा दी गई। हालांकि इसे लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कांग्रेस को घेरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब चर्चा है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। विजय कुमार ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। बता दें, विजय कुमार कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 12 सीटें हैं, जहां से बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। माना यह भी जा रहा है कि विजय कुमार को मछली शहर या कौशाम्बी से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। इस मौके पर विजय कुमार की पत्नी अनुपमा और बहुजन समाज पार्टी के नेता धनवीर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए। आईपीएस विजय कुमार हाल ही में रिटायर हुए हैं। झांसी के रहने वाले विजय कुमार ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। 1988 में आईपीएस वो बने तो बतौर एसपी पहली पोस्टिंग शाहजहांपुर में हुई। इसके बाद गोरखपुर में एसपी रहे। बतौर कप्तान विजय कुमार की पहली तैनाती पीलीभीत में हुई। पीलीभीत के बाद विजय कुमार बांदा, महाराजगंज और मुजफ्फरनगर पे एसपी रहे। लगभग 2.25 साल गोरखपुर के एसएसपी भी रहे। गोरखपुर के साथ साथ इलाहाबाद और लखनऊ एसएसपी विजय कुमार डीआईजी बने।
इसके बाद डीआईजी इलाहाबाद रेंज, जीआरपी मेरठ और डीआईजी आजमगढ़, आगरा और गोरखपुर जोन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अगस्त 2022 में विजय कुमार को डीजी सीबीसीआईडी और सीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद डीजी विजिलेंस का चार्ज दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी का भी कार्यभार उन्होंने संभाला। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केवल एक अपील करना चाहता हूं, हम सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्देशों के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में पूरे राज्य में अपने अपने बूथ पर जुटना, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जुटना है और हर बूथ पर 370 वोट हमें बढ़ाने हैं, जैसा नेतृत्व ने तय किया है। हमें पूरी उम्मीद है आपके जुड़ने से, आपके जुटने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और हम और हमारा पूरी टीम, पूरी पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी सरगर्मी के बीच अमेठी से कांग्रेस के दावेदारों की रेस में गुरुवार को एक और बड़ा नाम जुड़ गया। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं अपना पहला राजनीतिक कदम वहीं से रखूं और सांसद बनूं, क्योंकि 1999 के चुनाव में प्रियंका के साथ जब चुनाव प्रचार किया तो वो अमेठी सीट ही थी। उस समय की राजनीति अलग थी। रॉबर्ट वाड्रा के अब इस स्टेटमेंट के बाद जिले का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। अमेठी के माहौल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने वहां क्या कुछ कहा। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। कभी गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को भाजपा की स्मृति जुबिन ईरानी ने 55,120 मतों के अंतर से हरा दिया। अब जब 2024 के लिए चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, ऐसे में अभी तक सिर्फ बीजेपी ने ही अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए स्मृति जुबिन ईरानी को फिर से उतारा। कांग्रेस या बीएसपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया और सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर हो रही है। इसी बीच अब स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं, तो 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश है? चले आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में फैला अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर सभी की नजर इस वक्त है। दरअसल यहां दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही यहां एनसी के प्रभावशाली आदिवासी नेता मियां अल्ताफ भी इस बार मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक कश्मीर में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी पर भी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन उनका टारगेट अनंतनाग राजौरी के जरिए कश्मीर में पैठ बनाना है। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में परिसीमन के बाद गठित किया गया है और सभी राजनीतिक दलों के लिए ये एक नया मैदान है। परिसीमन के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने पहाड़ियों को आरक्षण दिया, जो इस निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी मतदाता आबादी माने जाते हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया है कि पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हालांकि एनसी और पीडीपी का कहना है कि गुलाम नबी आजाद को इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। वहीं एनसी का कहना है कि आजाद अपने पारंपरिक सीट से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अनंतनाग राजौरी से लड़ रहे हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। एनसी उम्मीदवार अल्ताफ मध्य कश्मीर के गांदरबल इलाके से हैं और उनके परिवार का पूरे जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय पर प्रभाव है। उनके परिवार ने 1967 के बाद से 9 विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें 1987 के बाद से उनके 5 विधानसभा चुनाव जीतना उनका शामिल है। राजौरी में कुछ प्रभावशाली आदिवासी परिवारों के साथ उनके करीबी पारिवारिक संबंध भी हैं, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। पीडीपी ने भी श्रीनगर और बारामूला सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा
कर दी है।